हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होंगे, स्कूल तो लग नहीं रहे हैं आजकल। तो पिछला लेक्चर था जो हमारा, वो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर था। पैरेलल प्लेट के लिए हमने प्रिंसिपल करा था कैपेसिटर का। आज हम उसकी ही के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। विद वैक्यूम। ठीक है, आपने इंसर्ट क्या करा है बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में वैक्यूम रखा है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम। डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, अच्छे से करना, जितने भी टॉपिक्स आएंगे आराम आराम से करेंगे। तो डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास दो पैरेलल शीट है, प्लेट मैंने कंसीडर कर ली। यह है मेरे पास ए और यहां पे है मेरे पास बी प्लेट। ये ए प्लेट है और इस प्लेट का नाम है बी। अब हमने इसको सोर्स से कनेक्टेड करा होता है। इस पूरी शीट पे है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे इनर वाले फेस पे है माइनस क्यू, और बाहर वाली हमने करी होती है अर्थ, जो आपने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में भी करा। मान लीजिए दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, जो प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, और जो एरिया है इस प्लेट और इस प्लेट का वो है ए। ठीक है, एरिया ए है दोनों प्लेट का, इस प्लेट का भी और इस प्लेट का भी। तो आपने यहां पे पहले तो डायग्राम अच्छे से बना लेना। आपको ये पता होना चाहिए यहाँ कौन सा चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, ये आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट उस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे हम। अच्छा, उससे पहले एक बात और बताता हूं आपको। आपने गॉस थ्योरम में करा होगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी होगी। तो आउटसाइड दी शीट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, उस साइड को भी होती है जीरो। बिटवीन दी शीट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें हमने यूज करना है वो रिजल्ट। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। किस तरह से रिलेटेड है? इज रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट एज E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। पर यहां पे मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं इसको, तो E इक्वल टू dV अपॉन dr। ठीक है, अब जो पैरेलल प्लेट या इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है और परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है। तो इस फॉर्मूले को कुछ मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूं, E इक्वल टू V अपॉन R। बट यहां पे मैंने डिस्टेंस क्या लिया है दोनों शीट के बीच का? D। तो ये हो जाएगा V अपॉन D, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है बिटवीन दी प्लेट्स। तो हम यहां पे E को लिख सकते हैं V अपॉन D। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है यहाँ R नहीं है, R के बदले क्या है? D है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहां से V निकालना चाहूं तो मेरे पास V बन जाएगा यहां से V इक्वल टू ED। तो ये आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू शीट। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स इज गिवन बाय, जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स जो आपके पास होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो क्या होती है आपके पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और, मैं यहां वैक्यूम के लिए कर रहा हूं तो मैं थोड़े से सिंबल चेंज कर देता हूं यहां पे। ठीक है, वैक्यूम के लिए मैं कुछ इस तरह से करता हूं यहां सिंबल चेंज, क्योंकि हमने अगला टॉपिक डाइलेक्ट्रिक के साथ करना है। तो मैं यहां वैक्यूम के लिए कर रहा हूं तो मैंने E नॉट लगा दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो ये E नॉट है। ठीक है, सिंबल मैंने थोड़ा सा चेंज करा। अगर मैं सिग्मा की बात करूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है आपके पास। ये क्या होती है आपके पास? सरफेस चार्ज डेंसिटी।
और इस सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो तो आपके पास चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, जो आपने यहाँ पे ए लिया है। अगर इस सिग्मा को मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आंसर आएगा, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए Q अपॉन A और अपॉन में आपके पास एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये E नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में E की वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा V इज इक्वल टू E नॉट की वैल्यू है Q A एप्सिलॉन नॉट, कर दिया पुट, मल्टीप्लाई में क्या बैठा है साथ में D, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जो आपके पास E नॉट आया ये आपने याद रखना है, अगले टॉपिक में भी यूज होएगा ये वाला रिजल्ट। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप इसको यूज, या इस तरह से, ठीक है, नहीं तो आप यही रिजल्ट डायरेक्ट याद रख के वहां पे यूज कर सकते हैं। ये E नॉट की वैल्यू यहां पुट करी मैंने, सिंपली ये आया मेरे पास। अच्छा, अब चलते हैं कैपेसिटेंस पे। अब हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम। वैक्यूम है हमारा, हमने यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ हमारा कुछ भी इंसर्ट नहीं करा है, सिंपली यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। तो इफ यहाँ सी नॉट से मैं डिफाइन कर रहा हूं वैक्यूम के लिए, सी नॉट इज द कैपेसिटेंस, देन आपको फॉर्मूला याद होगा, जो सी का फॉर्मूला होता है सी नॉट का, यहाँ पे सी नॉट है, वो होता है Q अपॉन V। पिछले लेक्चर में मैंने बात करी थी, जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। तो आप V की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, जो ये V है ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो आपके पास जो सी नॉट है वो बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय V की वैल्यू ये पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये आ जाएगा Q D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये वाली टर्म इधर को आ जाती है। तो आपके पास सी नॉट बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D। तो वैक्यूम के लिए आपके पास कैपेसिटेंस ये होता है, ये तो आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट होता है, एरिया है यहाँ पे, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो एरिया और D पे डिपेंड करता है जो आपके पास सी नॉट होता है, एरिया के डायरेक्टली होता है और D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिजल्ट आपने याद रखने, न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो नोट डाउन करते रहना अपने पास ये रिजल्ट। अब जो अगला टॉपिक हम करेंगे उसमें हमने वैक्यूम को रिप्लेस कर देना डाइलेक्ट्रिक से, वैक्यूम को हमने रिप्लेस कर देना डाइलेक्ट्रिक से। एक बार हम पार्शियली रखेंगे, जैसे ये प्लेट्स है तो बीच में रखेंगे पार्शियली, एक बार कंप्लीटली रखेंगे पूरे में प्लेट के साथ टच करते हुए। तो दूसरा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डायग्राम सिंपल सा बनाते हैं यहां पे कुछ इस तरह से। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो अभी रखी है यहाँ पे पार्शियली इंसर्ट रखी है। कैसे रखी है? पार्शियली इंसर्ट कर दी मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से, ये पार्शियली मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड कर दिया इधर। और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है T। प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है आपके पास? D, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है आपने यहां पे, और जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है, जो आपने A और B प्लेट है आपके पास, उनका डिस्टेंस है आपके पास D, ठीक है। अब ये आपको पता है इधर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इधर नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होते हैं और यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके पास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, EP। और आपने जो अप्लाई करी होती है वैक्यूम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होती है E नॉट, और जो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो मिलती है E इक्वल टू E नॉट माइनस EP। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलती है वो, इसका सिंबल होता है कैपिटल E। अब पोटेंशियल की बात करते हैं। जो पिछला टॉपिक था उसमें एक फॉर्मूला आया था पोटेंशियल के लिए, जो V था वो होता है आपके पास E मल्टीप्लाई बाई D। यहाँ पे आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक की पोटेंशियल की बात करूं, इस थिकनेस T के लिए पोटेंशियल आपके पास क्या होगा, तो इस थिकनेस T, इस डाइलेक्ट्रिक के लिए थिकनेस है T, इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो
इसके लिए पोटेंशियल बन जाएगा ई टी, इसके लिए बन जाएगा आपके पास ई टी। अगर मैं बात करूं इसके लिए जो खाली स्पेस रह गया है, यहां पे है खाली स्पेस और यहां पे, इसके लिए जो थिकनेस बच गई है वो रह गई है टी, उससे माइनस कर देना आपने डी से, तो ये रह जाएगी डी माइनस क्या कर देना टी, डी माइनस टी है थिकनेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ई नॉट। मैं यहां पे इस तरह से कर रहा हूं, मान लीजिए आपके पास जो ये खाली है, ये वाला स्पेस है, खाली स्पेस है, इसके लिए पोटेंशियल है V1, तो ई डी आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे ई नॉट, और थिकनेस कितनी है, ये खाली स्पेस के लिए थिकनेस है डी माइनस टी। और अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, तो थिकनेस है टी और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल की बात करूं यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल की बात करूं, ठीक है, इस केस के लिए, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल पोटेंशियल, आप लिख सकते हैं अपने पास, नोट डाउन कर सकते हैं ये वाली टर्म। ठीक है, नेट पोटेंशियल between parallel plate capacitor, parallel plate capacitor when dielectric slab is placed, तो ये हो जाएगा आपके पास इन दोनों का सम, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा आपके पास ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। समझा दिया मैंने क्यों है, वो फॉर्मूला था हमारे पास ई डी, तो इस वाले स्पेस जो एम्प्टी स्पेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, वैक्यूम है यहाँ, और थिकनेस है डी माइनस टी। ठीक है, तो ये एम्प्टी वाले स्पेस के लिए, और ये है हमारे लिए डाइलेक्ट्रिक के लिए ई टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब चलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लगाते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी दे सकते हो आप। जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था के, वो होता है आपके पास रेशो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। यहां से आप ई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ई बन जाएगा आपके पास ई नॉट के, और इधर इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर पुट में यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी V is equal to E नॉट D माइनस टी प्लस E की वैल्यू आ जाएगी E नॉट K, और साथ में इसके साथ क्या है T। इस टर्म और इस टर्म से आप E नॉट ले सकते हो कॉमन। ठीक है, तो कॉमन ले लीजिए, E नॉट कॉमन लीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं पिछले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुका हूं, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास कॉमन लेने के बाद, आपने ई नॉट ले लिया है कॉमन, यहां रह जाएगा आपके पास डी माइनस टी प्लस ई नॉट कॉमन लिया है, बचा आपके पास टी अपॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अगर मैं ई नॉट की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे अब आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट यहां पुट कर दूंगा इसको इक्वेशन नंबर 2। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होती है वो होती है आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पैरेलल प्लेट के लिए। सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी पहले से है, तो सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए भर दी एप्सिलॉन, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं ई नॉट की वैल्यू। तो यहाँ पे वी बन जाएगा मेरे पास क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब आप वहीं से कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से सी के लिए एक्सप्रेशन लिखिए और वहां पे वी की वैल्यू पुट कर देना है। तो इफ, अब मैं सी ले रहा हूं, पिछली बार मैंने सी नॉट लिया था वैक्यूम के लिए, अब मैं सी ले रहा हूं नोटेशन। इफ सी इज द कैपेसिटेंस, कब है सी कैपेसिटेंस, जब आपने क्या प्लेस करा है, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करी है, देन सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आपके पास सी बन जाएगा Q अपॉन वी, वी की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे दीजिए इसको, यहां से पुट कर दीजिए वी की वैल्यू। ठीक है, Q अपॉन वी, वी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये पुट कर दी मैंने यहां पे ये वैल्यू। Q कैंसिल हो गया है, ए एप्सिलॉन नॉट इधर को लिख लीजिए, तो आपके पास आंसर ये आएगा
कैपेसिटेंस जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करी है पैरेलल प्लेट के बीच, आपके पास आंसर आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहां पे आप टी कॉमन लेना चाहे ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आंसर ठीक है, अगर टी कॉमन लेना है तो आप ले सकते हैं। ये आंसर है जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे रखी है, पार्शियली, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो आपने कैसे रखी है, पार्शियली रखी है यहां पे, ठीक है, मतलब गैप भी छोड़ा है साथ में बीच में, उसके लिए रिजल्ट है आपके पास। इन केस जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इन केस जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो कुछ इस तरह से है। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट था, इनके बीच का डिस्टेंस था d। मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो मैंने पूरी तरह से इस तरह से प्लेस कर दी है, तो थिकनेस भी आपके पास ये होगी। मतलब मैं सिंपल कहूँ इस केस में t इक्वल टू क्या होगा, d। तो उसके लिए आप रिजल्ट देखिए, इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज होता है, तो वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इन केस डाइलेक्ट्रिक स्लैब wholly fills the space between parallel plate, तो उस केस में दैट इज t इक्वल टू क्या होगा आपके पास, d होगा। तो जहां पे आपको t दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देना आपने किससे, d से। तो इस इक्वेशन को मैं किस तरह से करूंगा, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, d तो d रखना है, माइनस t किसके इक्वल है, d के, प्लस d अपॉन के। यहाँ d है या माइनस d है, ये क्या हो गया, कैंसल, ये k आप इधर को लिख सकते हैं, तो c आ जाएगा। इस k को मैं आगे लिख रहा हूं, k a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, k a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d। और अगर मैं इसको वैक्यूम के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, किसके साथ, वैक्यूम के साथ अगर मैं इसको डिस्कस करता हूं, तो आपके पास एक पिछले टॉपिक में रिजल्ट था कि वैक्यूम के लिए हमारे पास ये आंसर होता है। वैक्यूम के लिए जो कैपेसिटेंस का आंसर होता है वो ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी, मतलब ये ए एप्सिलॉन नॉट डी। इसको नोट डाउन कर देना रिजल्ट को अपने पास, सी, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है कंप्लीटली, तो आपके पास सी का आंसर होता है के ए एप्सिलॉन नॉट डी। वैक्यूम के साथ इसको मैं अगर यहां रिलेट करता हूं तो मैं कुछ ये कह सकता हूं कि C इक्वल टू के, ये वाली वैल्यू एक किसकी होती है, कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम। C इक्वल टू कितने टाइम्स, K टाइम्स, और जो K की वैल्यू होती है वो होती है ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो 1 से बड़ा है, तो C क्या होगा आपके पास, ग्रेटर देन होगा किससे, C नॉट से। इसका मतलब ये है जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी तो कैपेसिटेंस है जो कैपेसिटर का वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस इंक्रीज होने का मतलब है एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीज हो जाती है आपके पास। तो ये था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट टॉपिक इसी की तरह मिलता जुलता है, वो टॉपिक आपका है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टर। बीच में आपने कंडक्टर रखना है, ठीक है। उसके लिए डिस्कस करते हैं जल्दी से, छोटा सा टॉपिक है तो डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टर। विद कंडक्टर, तो यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, कंडक्टर रख दिया है मैंने यहां पे इस बार, और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। ये कंडक्टर है आपके पास, इसकी थिकनेस वही ले लीजिए, t है इसकी थिकनेस, और ये वाले जो पैरेलल प्लेट है इनके बीच का डिस्टेंस है d, ठीक है। जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है वो E नॉट, ठीक है, एक्सटर्नल वैक्यूम वाली वो कितनी है, E नॉट। तो जो पिछला टॉपिक था हमारे पास, मैं वहीं से डायरेक्ट V की वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूं, पोटेंशियल की वैल्यू से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जो हमारे पास नेट पोटेंशियल था इस केस के लिए वो मैं वहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ये वाला टॉपिक। बस आपने ये याद रखना है इस केस में E है जो आपके पास वो कितना है, 0 है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 0 है। तो जो पोटेंशियल होता है आपके पास जब आपने क्या रखा है, कंडक्टर इंसर्ट रखा है, तो वो क्या आता है देखते हैं जरा। कुछ ये था हमारे पास प्लस, फिर आता था ET, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0,
ठीक है, जो कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है साइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो वहाँ ET आना था, जो पिछला मैं पोटेंशियल के लिए मैंने वहाँ आपको बताया था, तो उसमें मैंने E की वैल्यू क्या भर दी है, 0 डायरेक्ट। तो इसका मतलब मेरे पास सिंपली यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो रह जाएगी मेरे पास E0 d माइनस टी, ये तो 0 होगी ये वाली टर्म। अब E0 की वैल्यू आपको पता होती है, वही E0 की वैल्यू क्या होती है, फिर से बता देता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एक बार और बताता हूँ। तो सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन A, और यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट, ये E0 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा V इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास D माइनस टी। आ गया समझ? उसके बाद वही करना है, कंसीडर कर लिए C है कैपेसिटेंस कंडक्टर, जब आपने इंसर्ट करा है तो आप C का जनरल फॉर्मूला लगा के वहां पे V की वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ C इज द कैपेसिटेंस, ठीक है, व्हेन कंडक्टर इज इंसर्टेड देन C इक्वल टू Q अपॉन V। यहां पे आप पुट कर सकते हैं, तो आपके पास C आएगा Q, V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, Q से Q हो जाएगा कैंसल। तो इस केस में आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो कितना आ रहा है अभी, और अभी आपने पार्शियली रखा है, तो इसके लिए कितना आ रहा है, A एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में रह जाएगा D माइनस T। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टर, और कंडक्टर किस तरह से रखा है, पार्शियली प्लेस करा है आपने। कंडक्टर किस तरह से रखा है आपने, पार्शियली, कंप्लीटली नहीं रखा है, पूरे में नहीं रखा है, बीच में गैप भी है, पार्शियली रखा है आपने। ठीक है, पार्शियली प्लेस्ड करा है, उसके लिए रिजल्ट है। अब जैसे पिछली बार हमने केस करा था वैसे यहाँ पे करते हैं, अब इसमें कंप्लीटली रख देते हैं कंडक्टर को, और बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा यहाँ पे रिजल्ट। देखते हैं जरा क्या आता है। मान लीजिए है आपके पास जो ये T है वो इक्वल टू D है, डायग्राम भी मैं चेंज कर देता हूं। ये कंप्लीटली मैंने इंसर्ट कर दिया है। इस केस में जो T है आपके पास वो कितना है, D है, कुछ इस तरह से मैंने यहां पे रख दिया है। ठीक है, इन केस कंडक्टर होली फिल्स द स्पेस लिखते हैं, होली फिल्स द स्पेस बिटवीन पैरेलल प्लेट। तो उस केस में T क्या हो जाएगा आपके पास, D। करिए, पुट करिए जरा यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस T। T किसके इक्वल है, कितना है भाई, है 0 कि इन्फिनिटी, मेरे ख्याल से इन्फिनिटी आया। ठीक है, 0 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो C इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, कंडक्टर बेस्ट है या डाइलेक्ट्रिक बेस्ट है। आप सोच रहे होंगे कि जो जब आपने कंडक्टर होली फिल्स करा था, पूरे में रखा था आपने, ठीक है, कंप्लीटली रखा था इसके बीच में, पैरेलल प्लेट के बीच में, उस केस के लिए आपके पास कैपेसिटेंस इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब काफी ज्यादा एबिलिटी है उसकी चार्ज को स्टोर करने की, इनफाइनाइट है। पिछले केस में ऐसा नहीं था। पिछले केस में जो हमारे पास आंसर था वो था K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, डाइलेक्ट्रिक के केस में ये था, और अभी आ रहा है इनफाइनाइट। तो आप सोच रहे होंगे कि कैपेसिटेंस तो ज्यादा किससे बड़ा इंक्रीज हुआ हमारा, जब हमने क्या रखा है, कंडक्टर, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप कंडक्टर रखते हो बीच में तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं होता है, ऑब्जर्वर को लगता है जब हम ऐसे थ्योरी करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, वो इसका आंसर इनफाइनाइट क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो भी चार्ज उस कैपेसिटर को आप देते रहेंगे, ठीक है, उस प्लेट, पहली प्लेट को आप चार्ज देते रहेंगे, वो गेन करता रहेगा। वो क्यों ऐसा है, ये मेटल प्लेट A थी, ये मेटल प्लेट B थी। जो हमने कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा, इसको हमने क्या करा होता है, अर्थ। अभी मैं डायग्राम में नहीं बताया था, ये अर्थ क्या होता है। तो ये कंडक्टर है, ये आपके पास है कंडक्टर। तो जो B प्लेट थी अर्थड, बट इट कंडक्टर की वजह से क्या हो गया, जो A प्लेट थी वो भी क्या होगी आपके पास, अर्थड होगी। ठीक है, A प्लेट भी क्या होगी, अर्थड। मतलब जो चार्ज आप A प्लेट को देते रहेंगे वो डायरेक्टली कहां जाता रहेगा, अर्थ को जाता रहेगा, अर्थ होता रहेगा वो चार्ज। और हमें लगता है कि भाई उसका कैपेसिटेंस क्या है, इनफाइनाइट है। मतलब हम उसको जो चार्ज दे रहे हैं वो रख रहा है, वो रख नहीं रहा है, वो अर्थ कर रहा है उसको। इसलिए
बेस्ट जो पैरेलल प्लेट के लिए होता है वो डाइलेक्ट्रिक होता है, चार्ज का अमाउंट अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करना है। तो ये अच्छे से समझ गए। अब हम वेरियस पैरामीटर पे चलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो पैरेलल प्लेट के बीच तो वेरियस पैरामीटर जैसे चार्ज हो गया आपके पास, कैपेसिटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, एनर्जी स्टोर, ठीक है, कैसे चेंज होता है वो भी कर लेते हैं। या उससे पहले ऐसा करते हैं एनर्जी स्टोर वाला टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर भी आपका यूज होएगा उसमें। तो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे हम इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर, लास्ट में करते हैं। अभी एनर्जी स्टोर फाइंड आउट कर लेते हैं कैपेसिटर के लिए कितना होता है। एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर। सिंपली मैं कहूं जो एनर्जी स्टोर्ड होती है एक चार्ज कैपेसिटर में वो इक्वल टू होती है वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, ठीक है। जो एनर्जी स्टोर्ड है आपके पास, आपने किसी कैपेसिटर में कितनी आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो, सिंपली होती है वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर। जितना आप वर्क डन करेंगे एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वो सिंपली स्टोर होता है एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, मतलब इस टॉपिक में हमने सिंपली वर्क डन निकालना है। इस टॉपिक में हमने सिंपली क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, और वो वर्क डन किसके इक्वल होएगा, एनर्जी स्टोर इन ए चार्ज कैपेसिटर। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर है, ठीक है, कंसीडर करिए आपके पास एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है आपके पास C और इनिशियली चार्ज था 0, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं था इनिशियली उस पर, ठीक है, चार्ज कितना था 0। फिर आपने उसके साथ बैटरी लगाई, ठीक है, आपने क्या लगाई उसके साथ, बैटरी लगाई, और Q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया लास्ट तक, ठीक है, और उसका पोटेंशियल हो गया V। पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया। तो हमें फॉर्मूला पता है कि जब आप Q चार्ज देते हो किसी कैपेसिटर को, पोटेंशियल अगर V है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, ठीक है। जब आपने Q चार्ज डिलीवर करा कैपेसिटर को और उसका पोटेंशियल V था तो हमारे पास Q इक्वल टू क्या होता है, CV। और अगर यहां से मैं V की वैल्यू निकालना चाहूं, पोटेंशियल की वैल्यू, तो ये बन जाती है Q अपॉन C। अब वर्क डन निकालना है तो उसके लिए हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ेगी। पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे हम। मान लीजिए बैटरी से चार्ज डिलीवर VdQ, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डिलीवर VdQ एट कांस्टेंट पोटेंशियल V पे। पोटेंशियल हम V रखा, हमने dQ चार्ज दिया पहले, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल जाएगा हमारे पास। तो वहां से मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये थोड़े से फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि V की वैल्यू डायरेक्ट कैसे भर सकते हो आप। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिलीवरिंग द चार्ज dQ। फॉर्मूला जो यहां लिखूंगा वो ध्यान से देखते रहना, आपने कहां से आया। ये आपने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था, V होता है हमारे पास W अपॉन Q, ठीक है। अगर स्मॉल वर्क डन कर रहा हूं तो dW, और चार्ज भी क्या कर रहा हूं, डिलीवर स्मॉल, dW dQ। इसको मैं इधर को ले आया हूं और dW मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे, dW इक्वल टू VdQ। अब जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू होती है Q अपॉन C। तो मेरे पास जो dW है वो आ जाएगा Q अपॉन C dQ, Q अपॉन C dQ। अब मैंने टोटल वर्क डन निकालना है इन डिलीवरिंग द चार्ज Q। अब क्या निकालना है, मैंने टोटल वर्क डन निकालना है इन डिलीवरिंग द चार्ज Q। उसके लिए करते हैं कितना आता है, और इंटीग्रेशन कर दीजिए टोटल वर्क डन की। देखिए जरा आंसर क्या आता है। लिमिट आपका पहले चार्ज इनिशियली 0 था, बाद में कितना है, Q है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिलीवरिंग चार्ज Q, तो इसकी आप कर दीजिए इंटीग्रेशन, इधर भी कर दीजिए इंटीग्रेशन, और इसकी जो लिमिट है वो रहेगी 0 टू Q। चलिए करिए इंटीग्रेशन करिए। और मैंने कहा है आपको जो वर्क डन इन चार्जिंग दी कैपेसिटर वो कैसे स्टोर होता है, एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। dW की इंटीग्रेशन W, अगर यहाँ मैं बात करूँ C होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो पहले डिस्कस करें मैंने लेक्चर में। तो 1 अपॉन C आप बाहर लिख सकते हैं,
यहाँ आपने इंटीग्रेशन करनी है, ये पावर 1 है यहाँ n। जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ x के लिए आपके लिए इंटीग्रेशन का, एक्स एन डी एक्स, ये होता है x n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पे n है 1 और वेरिएबल है q, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/c। लगाइए फॉर्मूला, x को q से रिप्लेस करिए, ये हो जाएगा q 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, लिमिट लग जाएगी 0 to q, ये बन जाएगा q², ये बन जाएगा यहाँ पे 2, और हाँ बाहर लिख सकते हो आप अगर लिखना चाहे, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा w इज इक्वल टू, ये 1+1 2 मैंने बाहर ले लिया 1/2c, और यह बन जाएगा अंदर q², लिमिट 0 to q। पुट करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे तो q² आएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट करेंगे फिर 0, q² माइनस 0, वो आएगा आपके पास q², मतलब यही आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि आप वर्क डन, यहां पे आपके पास क्या आ रहा है 1/2 मैंने पहले लिख दिया, यहां से q² आ जाएगा q²/c। ये जो वर्क डन करा है आपने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, वो एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में। मींस इसी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, U से। तो U है हाफ q²c। ये जो आंसर है एनर्जी स्टोर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैपेसिटर के लिए, वो है इन टर्म्स ऑफ Q एंड C। वो आंसर आपके पास है इन टर्म्स ऑफ Q चार्ज और C कैपेसिटेंस। अगर आप एनर्जी स्टोर U का आंसर जो है उसको चाहते हैं आप C कैपेसिटेंस और पोटेंशियल की टर्म में, ठीक है, तो क्या करना है आपने Q की वैल्यू पुट कर देना। तो Q होता है आपके पास CV, यहां पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास U इक्वल टू हाफ, यहाँ Q का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा C का स्क्वायर V का स्क्वायर, और अपॉन में एक C है, C से C क्या होगा कैंसल। तो क्या आंसर आया आपके पास, U इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या यहाँ पे हाफ CV²। अगर आपको आंसर चाहिए किस टर्म में, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। अगर आपको आंसर चाहिए Q और V की टर्म में, चार्ज और V की टर्म में, तो C की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, यहीं से निकालिए C की वैल्यू। तो C की वैल्यू आएगी यहाँ से Q/V, यहाँ पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास U इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आया Q/V इंटू V का स्क्वायर, एक V कैंसिल हो गया, तो U का आंसर आया आपके पास हाफ QV। इन रिजल्ट को अपने पास आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। जब आपको Q और C गिवन हो तो ये लगा लेना फॉर्मूला, जब आपको C और V गिवन है तो ये लगा लेना है फॉर्मूला, और जब आपको Q और V चार्ज और पोटेंशियल गिवन है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर अच्छे से कर लेना, आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास अब कितने पैरामीटर्स आए हैं जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करे हैं। एक है चार्ज, एक है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, एंड एनर्जी स्टोर U। अब इन पैरामीटर पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने करना है। एक बार हमने बैटरी डिस्कनेक्टेड रखनी है, एक बार हमने बैटरी कनेक्टेड रखनी है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं टेबल बनाया है मैंने एक आपके लिए, इंपॉर्टेंट टेबल है, नोट डाउन कर सकते हैं आप, एक्सप्लेनेशन में यहाँ देता रहूंगा, ठीक है। आपने क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद एक केस में आपने बैटरी कर दी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द कैपेसिटर, और एक में आपने बैटरी रखी है कनेक्टेड। अब ये आंसर जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देता रहूंगा साथ साथ, ठीक है। पैरामीटर्स मेरे पास ये है, 5 पैरामीटर्स है, चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ फॉर्मूला लिखा है पोटेंशियल के साथ रिलेशन, कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर जो हमने अभी कैलकुलेट करी थी। अब आता हूं मैं, जब आपने बैटरी डिस्कनेक्टेड रखी है फ्रॉम द कैपेसिटर, ठीक है, आपके पास एक पैरेलल प्लेट है, इसमें आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है और बैटरी क्या कर दी है, डिस्कनेक्टेड कर दी है। बैटरी क्या कर दी है, डिस्कनेक्टेड। अब आपने बैटरी तो लगा के नहीं रखी है, जो बैटरी ने एक बार चार्ज सप्लाई करे होंगे वही पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होएगा, पूरा चार्ज, वो चाहे पैरेलल प्लेट पे है चाहे डाइलेक्ट्रिक है, पूरे पे वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। इसलिए चार्ज है इस केस में कितना, कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी है, तो जो चार्ज सप्लाई करा होगा पैरेलल प्लेट को वही चार्ज रहेगा, ठीक है। इसलिए Q क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने Q डैश सिंबल लिया है,
इन दोनों में, ठीक है। जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो जो चार्ज है उसको क्यू डैश ले रहा हूँ वो इक्वल टू क्यू ही आएगा जो आपके पास पहले चार्ज था। उसके बाद आते हैं पोटेंशियल वी पे। जो पोटेंशियल है जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद वो पोटेंशियल हो जाता है वी अपॉन के। ये वी पोटेंशियल होता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले, ठीक है। ये 1 अपॉन के टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है कि जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट कर दोगे, बैटरी क्या कर दोगे आप डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो यहां पे इंड्यूस चार्जेस आते हैं हमारे पास। डाइलेक्ट्रिक में क्या आते हैं इंड्यूस चार्जेस। उन इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा डिक्रीज। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में भी समझाया था मैंने आपको, ठीक है। और कितने टाइम्स होएगा, जो इसका क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होएगा, तो के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतने ही टाइम डिक्रीज होती है, क्योंकि फॉर्मूला होता है E इक्वल टू वी अपॉन डी। डी तो कांस्टेंट है, जो V के साथ होएगा वही किसके साथ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी डिक्रीज। इसके लिए हमने कैपेसिटेंस, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन करा था डाइलेक्ट्रिक के साथ जब कंप्लीटली रखा था आपने, तो कितने टाइम्स के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है जब आपने डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं करा होता है, वैक्यूम मींस ये वाला। फिर आओ एनर्जी पे। एनर्जी में सिंपली यहां से निकाल सकता हूं, जो एनर्जी है वो है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे मैं बात करता हूं अगर कैपेसिटेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, के टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। यू डैश के लिए कर रहा हूं मैं यहाँ पे, के टाइम्स इंक्रीज हो गया कैपेसिटेंस। फैक्टर देखते रहना आपने कितने का फैक्टर आता रहेगा। और जो कैपेसिटेंस है, सॉरी सी डैश वी डैश लेता हूं, जो पोटेंशियल है वो V अपॉन के पर स्क्वायर लगा है, तो वो जाएगा कुछ ऐसा, एक ही क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा हाफ C0 V स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास जब आपने वैक्यूम था वो वाली एनर्जी, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है। अब इस केस में बैटरी डिस्कनेक्टेड थी, समझ गए होंगे आप, अपने पास आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से इनको। अब बैटरी कनेक्टेड है क्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है। बैटरी क्या है अब कनेक्टेड है। अब जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो मान लीजिए पहले रखा मैंने आपको, मैंने अभी कुछ बताया था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में। मान लीजिए मेरे पास पहले पैरेलल प्लेट ही थी, 2 मेटल प्लेट ही ली थी मैंने, ठीक है। तो चार्ज दिया मैंने, सैचुरेशन पे पहुंच गया। उसके बाद जब मैं डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है इंक्रीज, मतलब चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो जाती है उसकी इंक्रीज हो जाती है, मतलब मैं और चार्ज दे सकता हूं। और कितने टाइम इंक्रीज होती है, जो आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखा होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतने टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब इस केस में बैटरी रहेगी कनेक्टेड, बैटरी क्या रहेगी कनेक्टेड। तो जो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होने थे उनकी वजह से जो पोटेंशियल डिक्रीज होना था, बट बैटरी क्या रहेगी इस बार कनेक्टेड रहेगी, तो बैटरी से पोटेंशियल आता रहेगा। इस बार पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, V क्या रहेगा आपके पास कांस्टेंट। फिर ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा था, अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी वही होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी कांस्टेंट। फिर वही रिलेशन जो हमने करा था, कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और ये करते हैं लास्ट में कि एनर्जी इस बार ऐसे क्यों है, कितने टाइम्स है, ठीक है। तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है आपने, U डैश हाफ C डैश V डैश का स्क्वायर, हाफ CV का स्क्वायर। तो यहाँ डैश ले रहा हूं मैं, U डैश है, तो यहाँ पे जो C डैश है वो K टाइम्स हुआ, तो K C0 इंटू जो V डैश है वो क्या रहा आपके पास, जो V डैश है वो क्या रहा कांस्टेंट रहा, तो K मैं बाहर ले रहा हूं K, ये बनना आपके पास हाफ C0 V का स्क्वायर, वो हुई जो आपके पास वैक्यूम था उस टाइम की एनर्जी है, जो एनर्जी स्टोर है K U। तो U डैश आपके पास कितने टाइम्स हुआ K टाइम्स हुआ, ठीक है, किसके U के। तो इसको आपने नोट डाउन कर लेना अच्छे से अपने पास, इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में कई बार आया होता है, एक बीच में की लगाई होती है उसने, ठीक है, 2 कैपेसिटर होंगे, एक कैपेसिटर इधर होगा एक थोड़ा आगे होगा, बैटरी के साथ कनेक्ट होगा, बीच में की होगी, उस की को कभी क्लोज करेगा कभी ओपन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए डिस्कनेक्टेड के लिए ये चीजें क्या है हमारे पास, ये पैरामीटर्स क्या है, कनेक्टेड के लिए हमारे पास पैरामीटर्स क्या है, ये 5 पैरामीटर अच्छे से आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में